वेलकम लर्नर्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है ये ऑन द ऑनगोइंग सीरीज ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज पे। ठीक है। पिछले लेक्चर्स में मुझसे एक पेज मिस हो गया था। वो था ये, जहाँ पे हमें इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, खासकर कंपोनेंट्स के बारे में। तो इकोसिस्टम में आपको पढ़ा चुका हूँ ये पेज, यही कि ये टर्म बाय एजे ट्रांसले, फिर ये इट इज़ फंक्शनल इंडिपेंडेंट वगैरह वगैरह। तो इकोसिस्टम एज अ यूनिट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। ठीक है, वो अगले पेज पे है। इकोसिस्टम एज अ यूनिट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, वो अगले पेज पे है। वो रहे ये, इकोसिस्टम एज अ यूनिट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, जिसमें आता है आपका पहला एनर्जी फ्लो विच इज इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन, बता चुका हूं आपको, और फूड वेब। अब फूड वेब के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो आज हम समझते हैं, फूड चेन के बारे में आपको बता चुका हूं मैं। आज हम समझते हैं फूड 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 वेब के बारे में आज हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा आपका पाइथन। पाइथन मतलब एक स्नेक होता है। ये रहा आपका रैट। ये रहा आपका कॉर्न। कॉर्न मतलब मक्खी। जी फॉर ग्रास हॉपर। एफ फॉर आगे आपका फ्रॉग। डब्ल्यू फॉर वुल्फ। ई से ईगल। एफ एफ से फ्रूट फ्लाई। बी से आगे आपका बटरफ्लाई। एफ पी से आगे फ्लावरिंग प्लांट। और एल से आगे आपका लेवेंडर। लेवेंडर भी एक किस्म का प्लांट ही होता है। अब फूड वेब जो होता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है समझने में। फॉर एग्जांपल, कॉर्न को खाता है आपका ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को खाता है आपका रैट। रैट को खाता है पाइथन। लेकिन रैट को वुल्फ भी खाता है। रैट को वुल्फ भी खाता है रैट को। फ्रॉग को भी वुल्फ खाता है। वुल्फ पाइथन को खा जाता है। वुल्फ आपका ईगल को भी खा जाता है। मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। फूड वेब एक ऐसा अरेंजमेंट है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि जो फूड चेन होती है वो थोड़ी लीनियर होती है। ठीक है, समझ गए फूड वेब और फूड चेन के बारे में। मगर इन दोनों में एनर्जी फ्लो होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फूड चेन है, ये आ गई आपकी ग्रास। ये आ गई आपकी ग्रास, इसको खा जाता है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को खा जाता है आपका स्नेक। स्नेक को खा जाता है ईगल। और ईगल्स को दूसरे स्कैवेंजर्स खा जाते हैं। तो ये जो एनर्जी होती है ना, ये यहाँ से ग्रास से हुई ग्रास हॉपर में फ्लो। ग्रास हॉपर से हुई आपका स्नेक में फ्लो। स्नेक से हुई ईगल में फ्लो। ईगल से हुई दूसरे स्कैवेंजर्स में फ्लो। तो एक हिसाब का एनर्जी ट्रांसफर होता है। इसी तरह फूड वेब में भी होता है, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो यही पहला फंक्शन होता है, एनर्जी फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। वो आप समझ चुके हैं। अब इकोलॉजिकल सेक्शन भी इसका एक सक्सेशन भी इसका एक फंक्शन होता है। अब ये क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन? फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट बनने से पहले आपको जो सबसे पहली चीज मिलती है वो मिलते हैं आपको स्टोन्स। ठीक है। स्टोन्स, फिर जब इन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हो आप, आते हैं मॉसेस एंड लाइकन्स। वो इसको डिसइंटीग्रेट करते हैं और बनाते हैं सॉइल। फिर सॉइल के ऊपर आप विंड्स के जरिए या फिर बर्ड्स के जरिए आते हैं सीड्स। फिर सीड से निकलते हैं प्लांट्स। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं ये काफ़ी छोटे लेवल के होते हैं, लाइक हर्ब्स एंड श्रब्स। फिर धीरे धीरे ट्रीज बनते हैं और फिर एक कंप्लीट फॉरेस्ट हो जाता है। क्लियर है इतना? इसी प्रोसेस को पूरे स्टोन से लेके फिर जब सॉइल बनी, सॉइल से लेके फिर जब एक अच्छा फुल फ्लेज्ड फॉरेस्ट बनता है, इसी पूरी सीरीज को बोलते हैं सक्सेशन, यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लियर है? फिर अगला फंक्शन आ गया आपका बायोजियो केमिकल साइकिल्स या न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल एग्जांपल है, वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल है, आगे हमें पढ़ने हैं।
फिर अगला फंक्शन आता है फीडबैक मैकेनिज्म। ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। फीडबैक मैकेनिज्म को आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक जगह कहीं ग्रास लगी हुई है और उनको शीप्स खाते हैं, शीप्स को आपका टाइगर खाता है और ये आगे चलता रहता है ऐसे ही, फूड चेन ऐसे ही चलती रहती है। अब आपने क्या किया, आपने ग्रास कम कर दी। आपने जब ग्रास कम कर दी तो उसको खाने वाले जो स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल डियर है या शीप है, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी क्योंकि ग्रास ही कम है। और इसी हिसाब से जब ये कम हो जाएगी, मर जाएगी, तो जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसके लिए भी जिंदा रहना, काफी सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा, और ये भी एक हिसाब से इसकी भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो आपने क्या किया, नेगेटिव फीडबैक दिया इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ ग्रास। उस वजह से डियर की पॉपुलेशन या शीप की पॉपुलेशन कम होगी, उस वजह से टाइगर की पॉपुलेशन कम हो गई। इसी तरह अगर आप उल्टा करोगे, ग्रास की क्वांटिटी बढ़ा दोगे, तो जो जहां पे डियर्स होंगे, शीप होंगे, वो ज्यादा खाएंगे और ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से जितने ज्यादा डियर होंगे उतने ज्यादा टाइगर आराम से उनको खा पाएंगे और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा पाएंगे। ये आ गया पॉजिटिव फीडबैक, ये आ गया नेगेटिव फीडबैक। क्लियर है इतना? आगे अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, ये दो किस्म के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। पहले बात करते हैं बायोटिक की। बायोटिक की फॉर एग्जांपल काफ़ी बेसिक क्लासेस में हमने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में। ये तीन किस्म के होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स की बेसिक एग्जांपल आ गई ग्रीन प्लांट, जो हम सबको पता है। कंज्यूमर्स की आ गई एनिमल्स, डिकम्पोजर्स की आ गई बैक्टीरिया, एटसेट्रा। ठीक है, अब आते हैं एबायोटिक पे। एबायोटिक तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ एबायोटिक। ठीक है, अब फिजिकल में आप ऐसे सोचो कि जैसे हम फिजिक्स में जो चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे टेम्परेचर की हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, ह्यूमिडिटी की करते हैं, लाइट की करते हैं, काफ़ी डिटेल डिस्कशन होता है फिजिक्स में इनके ऊपर। अब जो इनऑर्गेनिक है, हमें पता है अब इन दोनों को आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक समझो केमिस्ट्री में। हमें पता है 11th या 12th में सब्जेक्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में किन की स्टडी होती है, वाटर की आ गई, ऑक्सीजन की आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की आ गई। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ एबायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक आ गए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। ये क्या है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे बेसिक साइंस में, जनरल साइंस में, वहाँ पे इन पे काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन होगा। प्रोटीन्स आ गए आपके जिनसे मसल्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल आप कार्बन एंड हाइड्रोजन्स के कंपाउंड्स आ गए। लिपिड्स भी आगे एक हिसाब के फैट्स होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आगे एलिमेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये आ गए बायोटिक, एबायोटिक, इंटरैक्शंस। ठीक है, अब ऊपर हम पढ़ चुके हैं बायोटिक, एबायोटिक और इंटरैक्शंस, आगे हम पढ़ने वाले हैं। और प्लेस आ गई, ये भी प्लेस आ गई जहां पे ये आपका इकोसिस्टम मौजूद है। ठीक है, अब ये बोल रहा है इंटरेक्शंस के बारे में आगे, कि इंटरेक्शंस कैन बी बायोटिक बायोटिक एंड बायोटिक एबायोटिक। ये मैं आपको पहले लेक्चर के बारे में बता चुका हूँ। अब इकोसिस्टम या तो नेचुरल होंगे या तो आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं उनको, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक आप आर्टिफिशियल से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक आगे ह्यूमन मेड, सीधे साफ लफ्जों में। अब जो नेचुरल है वो आपको पता है, लेक, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन, ये हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। एंथ्रोपोजेनिक आ गया आपका एक्वेरियम, गार्डन्स आ गए, डैम्स आ गए, एटसेट्रा आ गए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है कि इकोसिस्टम हैव बाउंड्रीज, हाउएवर दे मे नॉट बी क्लियरली विजिबल। फॉर एग्जांपल जहाँ पे फॉरेस्ट होता है उसके आसपास एक बाउंड्री फिक्स्ड होती है, लेकिन वो काफ़ी उतनी क्लियरली विजिबल नहीं होती है। या फिर डेजर्ट है, उसके आसपास भी एक बाउंड्री होती है लेकिन वो उतनी क्लियरली विजिबल नहीं होती। या पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनके आसपास बाउंड्रीज होती है लेकिन वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होती है। अब आगे ये बोल रहा है कि इकोसिस्टम प्रोवाइड्स वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल वेटलैंड्स, वेटलैंड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रोवाइड फूड, फिशेज, टूरिज्म, इस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दीज गुड्स एंड सर्विस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू
4 कैटेगरीज, ये हम पढ़ चुके हैं, ये वाला लेक्चर, पिछले वाले लेक्चर्स में ये वाला पेज पढ़ चुके हैं हम, ये मिस हो गया था तो आप इसको इंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम बायोम के बारे में पढ़ चुके हैं और बायोम की टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं आगे। अब आपको याद रखना है कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है ना, इनको बोला जाता है सवानास। तो मैंने आपको बोला जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं उनको बोलते हैं सवानास। सवानास, ये है आपका सवानास। ये आप देख सकते हैं जो ट्रॉपिक्स के पास आपको मिलेंगे ग्रासलैंड्स, उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। और जो टेम्परेट एरिया के पास मिलते हैं आपको इक्वेटर से थोड़ा सा दूर, वो आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेट ग्रासलैंड्स में आपको जो दूर हैं टॉपिक से, वो आ गए आपके स्टेपीज, ये आपको यूरेशिया में मिलेंगे। पूछताछ आ गया, ये नॉर्थ अमेरिका में आपको प्रेरीज मिलेंगे। ठीक है, साउथ अमेरिका में आपको पैम्पास मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन्स मिलेंगे। जबकि जो अफ्रीका में आपको मैं बता चुका हूँ, अब हम ट्रॉपिकल्स की बात करते हैं, सवानास मिलेंगे। आपको कैंपोस मिलेगा ब्राज़ील में। ठीक है, इसी तरह से आपको ये ग्रासलैंड्स मिलते रहेंगे। इतना क्लियर है? यही मैं आपको मैप पे दिखा चुका हूँ। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो नोन एज सवानास। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ब्राज़ील में हम पढ़ चुके हैं कैंपास होता है। वेनेजुला में लानोस आ गया, आपको मैं इमेज दिखा चुका हूँ पीछे, आप उधर से देख सकते हो। यूरेशिया में स्टेपीज, पैम्पास। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, सेंट्रल यूरोप में पूछताछ। ठीक है, आप इनको आपको याद करना है क्योंकि एमसीक्यूज में आपको डायरेक्टली ये विजिबल हो जाएंगे। आपको एज इट इज़ ये याद करने हैं। ये एमसीक्यूज के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम और स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। हमने स्टार्ट किया था इकोलॉजिकल हायरार्की के साथ, जहाँ पे सबसे पहले आपको मिला इकोलॉजिकल हायरार्की। हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमने देखा था सबसे पहले आता है ऑर्गेनिज्म, फिर आता है पॉपुलेशन, फिर आती है आपकी कम्युनिटी, फिर आती है इकोसिस्टम, फिर आता है आपका बायोम, और फिर आता है आपका बायोस्फीयर। अब हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर, दैट पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, वो हिस्सा है अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और ये काफ़ी कम होता है। ऑल बायोम्स ऑन अर्थ आर रेफर्ड टू एज बायोस्फीयर्स। ये कॉमन सेंस की बात है। पॉपुलेशन के अंडर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन आता है, इकोसिस्टम के अंदर कम्युनिटी आता है, बायोम के अंदर इकोसिस्टम आता है, और बायोस्फीयर में बायोम्स आएंगे। वही लिखा हुआ है इधर, ऑल बायोम्स ऑन अर्थ आर रेफर्ड एज बायोस्फीयर। ये टर्म दी थी व्लादिमीर वनेट्स्की। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए। टर्म गिवन बाय व्लादिमीर वनेट्स्की। आगे एक और डेफिनेशन है इसकी, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोम्स और इकोसिस्टम्स ऑफ अर्थ। ये आप, हम इसको ऐसे इस डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। ये H फॉर आ गया हाइड्रोस्फीयर, L फॉर आ गया लिथोस्फीयर, A फॉर आ गया एटमॉस्फेयर। जहां पे इनका यूनियन होता है, जहां पे कन्वर्ज करते हैं, वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को लैंड चाहिए यानी लिथोस्फीयर चाहिए, पानी चाहिए हाइड्रोस्फीयर आ गया उसमें, एटमॉस्फेयर सांस लेने के लिए चाहिए, और यहाँ पे जहाँ पे इनका कन्वर्जेंस होगा वही आपका बायोस्फीयर कहलाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश, अब जैसे हमने हैबिटाट के बारे में बात की थी कि हैबिटाट क्या होता है, हैबिटाट होता है एड्रेस ऑफ ए स्पीशीज, वैसे होता है इकोलॉजिकल नीश जो होता है वो होता है रोल ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। ये टर्म क्वाइन की गई थी बाय जोसेफ ग्रिनेल।
JOSEPHGRINNEL। उन्होंने कहा था, ही सेड niche is the sum total of habitat conditions and behaviors required by a species to survive and produce offsprings। मतलब नीश सम टोटल है हैबिटेट कंडीशंस का। हैबिटेट मैंने क्या कहा आपको, एड्रेस ऑफ ए स्पीशीज। फॉर एग्जांपल स्नेक्स बरोज में रहते हैं, तो वहां पे कौन सी कंडीशंस है और कौन सा बिहेवियर रिक्वायर्ड है कि वो स्नेक कैरी आउट करे ताकि वो सरवाइव कर सके और अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके, यानी सरवाइव कर सके और एट द सेम टाइम अपने ऑफस्प्रिंग्स को भी प्रोड्यूस कर सके। अब जो इकोलॉजिकल नीश है ना, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग, क्या क्या, वेयर स्पीशीज लिव्स। फॉर एग्जाम्पल स्नेक की बताया मैंने, वो बरोज में रहता है। व्हाट स्पीशीज ईट्स, स्नेक जो भी खाता है, फ्रॉग खाता है और अदर ऑर्गेनिजम्स। इवन जो बड़े स्नेक्स होते हैं एनाकोंडास वगैरह, वो ह्यूमंस को भी खाते हैं। वो क्या खाता है, हाउ इट मूव्स, वो कैसे चलता है, हाउ इट कम्पीट्स विद द अदर्स, वो काफ़ी जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, बी इट उसके सेम स्पीशीज के आगे स्नेक्स, अदर स्नेक्स से कैसे कम्पीट करता है या अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे कम्पीट करता है, वो भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। हाउ स्पीशीज सर्वाइव्स एंड रिप्रोड्यूसेस, वो मैं बता चुका हूँ आपको, ये सर्वाइव कैसे करती है, कौन सा बिहेवियर है रिक्वायर्ड इसके लिए सर्वाइव करने के लिए, और रिप्रोड्यूस कैसे करती है। इकोलॉजिकल नीश इंक्लूड्स इकोलॉजिकल हैबिटेट। मैंने कहा था आपको इकोलॉजिकल हैबिटेट का मतलब होता है एड्रेस ऑफ ए स्पीशीज। ये इकोलॉजिकल नीश के ही अंदर आ जाता है, ये काफी बड़ी टर्म है, ठीक है। इकोलॉजिकल नीश इंक्लूड्स इकोलॉजिकल हैबिटेट। इफ इकोलॉजिकल हैबिटेट इज एन एड्रेस ऑफ ए स्पीशीज, जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, द इकोलॉजिकल नीश इज इट्स प्रोफेशन और रोल। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है, जिस जो उसका एड्रेस है वो आ गया आपका इकोलॉजिकल हैबिटेट, और वो काम क्या करता है, उसका प्रोफेशन क्या है या रोल क्या है उसका, वो आ गया आपका इकोलॉजिकल नीश। अब आगे हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसका नाम है गॉसिस प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट एक्सक्लूजन। ये गलती से यहाँ पे इंक्लूजन लिखा हुआ है, असल में एक्सक्लूजन है, ये आप ठीक कर लीजिएगा। गॉसिस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, अगर मैं क्रूड वर्ड्स में इसको बोलूं सादी भाषा में, तो इसका मतलब होता है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कंप्लीट कंपटीटर्स डोंट को एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग। वो कंपटीटर जिनके बीच में कंपटीशन होता है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते काफी देर तक। कंप्लीट कंपटीटर्स मींस दैट देयर इज 100% ओवरलैप ऑफ नीश ऑफ स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है टाइगर, अब दूसरा ऑर्गेनिज्म है फॉर एग्जांपल चीता रख लो या कोई और रख लो जो उसका कंपटीटर है, ये अपनी अपनी टेरिटरीज में रहते हैं। अगर तो इनकी बीच थोड़ी बहुत टेरिटरी इनकी कोइंसाइड करती है थोड़ी सी तो चलेगा, लेकिन अगर ये कंप्लीट ओवरलैप करने लग गई तो यहाँ पे ये एक जो स्ट्रांग होगा वो इंफीरियर वाले को या कमजोर वाले को घसीट के बाहर कर देगा, और दोनों कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते काफी देर तक। वही वाला लिखा हुआ है इधर, वही चीज लिखी हुई है, कंप्लीट कंपटीटर्स मींस दैट देयर इज 100% ओवरलैप इन नीश ऑफ स्पीशीज, जो मैं बता चुका हूं आपको। द सुपीरियर वन विल ड्राइव आउट द इंफीरियर वन। ये आ गई स्पीशीज ए की इकोलॉजिकल नीश, क्योंकि इकोलॉजिकल नीश के अंडर ही आपका इकोलॉजिकल हैबिटेट आता है। ये स्पीशीज बी का आ गया इकोलॉजिकल नीश, और ये ओवरलैप है। जब ये 100% हो जाएगा ना, यानी ये डायग्राम ऐसे बनेगी, एक ही स्पीशीज ए प्लस स्पीशीज बी, तो फिर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी और दूसरी सरवाइव करेगी। अब आगे बात आती है जो चार्ल्स एल्टर हैं, चार्ल्स एल्टर, जिनको फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी बोला जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी कौन है, चार्ल्स एल्टर। इन्होंने कहा था niche not only includes the physical space of a species, it also includes the functions species performs and the species relationship with the food and enemy। इनके कहने का मतलब है कि जो नीश है इकोलॉजिकल नीश, उसमें सिर्फ आपका फिजिकल स्पेस नहीं आता है कि कहाँ पे स्पीशीज एक रह रही है,
मगर ये वो भी इंक्लूड करती है कि वो फंक्शन क्या करता है, काम क्या है उसका एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल, टाइगर का काम है डियर्स को खाना, बाकी अ, उससे जो स्मॉलर एनिमल्स हैं उनको खाना, ये उसका फंक्शन आ गया। अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना और रिसोर्सेज को कंज्यूम करना, ये एक हिसाब से उसका फंक्शन आ गया। और स्पीशी एंड स्पीशी रिलेशनशिप विद इट्स फूड एंड एनिमी, और टाइगर का रिलेशनशिप क्या है खाने के साथ, खाना उसका वही आ गया, डियर वगैरह आ गए, कैटल्स वगैरह, वो इनका फूड होता है। और एनिमी इनके अदर रिलेटेड स्पीशीज आ गए, या फिर हॉग्स आ गए, एलिफेंट्स आ गए, वो इनके एनिमी आ गए। ठीक है। हचिनसन हु पॉपुलराइज द टर्म इकोलॉजिकल नीश। अब ये डायरेक्ट एमसीक्यू कल को उठ के यहाँ से आ सकता है कि इकोलॉजिकल नीश किसने पॉपुलराइज की थी या किसने दी थी, वो थे हचिनसन। हचिनसन हु पॉपुलराइज द टर्म इकोलॉजिकल नीश defines niche is a set of conditions and resources within which a species may operate, fundamental niche, or a species does operate, realized niche। ये आपको आगे और क्लियर हो जाएगी जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे फंडामेंटल नीश और रियलाइज नीश में। हचिनसन बोलते हैं कि जो टर्म है इकोलॉजिकल नीश, ये डिफाइन करती है नीश एक सेट है कंडीशंस का, यानी ये वो कंडीशंस है और रिसोर्सेज हैं जहां पे एक स्पीशीज ऑपरेट करती है, यानी रहती है, उसको एक्चुअली रहती है, उसको फंडामेंटल नीश बोलते हैं। या एक स्पीशीज जो कि सच में वहां पे मौजूद है, उसको रियलाइज नीश बोलते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं टाइप के नीशेस के टाइप्स। टाइप्स ऑफ नीशेस आ गई दो, एक होती है फंडामेंटल नीश, या फिर उसको थ्योरेटिकल नीश बोलते हैं या आइडियल नीश बोलते हैं। दूसरी नीश आ गई आपकी रियलाइज या प्रैक्टिकल नीश। अब इनको हम एग्जांपल से समझते हैं और एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इस एग्जांपल में हम समझेंगे क्रस्टेशियंस के बारे में जो कि फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। दो क्रस्टेशियंस हैं स्पीशीज इसमें, एक है सी एच थैलामस और दूसरा है बैलानस। बैलानस को दिखा BALANUS, इसको दिखाया गया है बी से, और सी एच थैलामस को दिखाया गया है सी से। अब मेरी एरो की तरफ देखिएगा, मैं कहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। ये है एक ओशन बॉडी, ये वर्टिकली है, मतलब ये इसका बॉटम आ गया, ये मिडल पार्ट आ गया, ये टॉप सरफेस आ गई। अब लो टाइड जो है वो होती है समुंदर में जो वेव आती है, वो दो किस्म की होती है। एक तो लो टाइड, जब छोटी सी वेव्स आती हैं तो उसका जो लेवल होता है वो लो। अब जब हाई टाइड आती है, वो इस लेवल तक पहुंचती है ओशियन। फॉर एग्जांपल ये लो टाइड आ गई यहाँ तक, ठीक है, और ये हाई टाइड आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब जो बैलेनस है ना, ये लो टाइड के नीचे नीचे एग्जिस्ट करती है, और जो सी एच थैलेमस है ये लो टाइड और हाई टाइड के बीच में रहती है। अब हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम बैलेनस को रिमूव करते हैं, मतलब हम यहां से बैलेनस को रिमूव करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो सी एच थैलेमस है वो यहां पे भी घुस जाती है, मतलब यहां पे नीचे आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे थी, यहाँ पे बैलेंस था पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे ये आ गई, और यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर ही रही है, तो मतलब इसने पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि सी को ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब हम सी को ही निकाल देते हैं, या मतलब निकाल दिया इसको यहां से, तो जो बी थे ना, बैलेंस, वो अपनी ही जगह रहे, वो ऊपर नहीं गए। जब हमने बी को हटाया था तो सी नीचे भी आया था और इधर भी रहा था, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। लेकिन जब हमने सी को ही हटा दिया तो बी अपनी जगह रहे, ये ऊपर नहीं आए। इतना क्लियर है एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2। आगे देखते हैं। वही यहां पे लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट में व्हेन बैलेनस वाज रिमूव्ड एंटायर एरिया वाज ऑक्यूपाइड बाय सी एच थैलेमस। एक्सपेरिमेंट सेकंड में when CH thalamus was removed, Balanus did not enter the area of CH thalamus, that is it stayed where it was। तो इसको बोलते हैं जो CH थैलेमस के लिए जो फंक्शनल नीश है वो ग्रेटर देन है रियलाइज नीश के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि ये सब जगह फैल गई थी। और बैलेनस के लिए फंक्शनल नीश जो है वो बराबर है
रियलाइज्ड नीश के लिए। अब ये यहाँ पर इतना समझ आया आपको? ठीक है। अब जो नोट है यहाँ पे ये नोट करना है आपको कि बैलेनस एंड सीएच थैलेमस बिलोंग टू द स्पीशीज ऑफ क्रस्टेशियंस। मैं बता चुका हूँ क्रस्टेशियंस के आगे इन्वर्टिब्रेट्स। और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, जिनको जॉइंट लेग्ड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। मैक्सिमम स्पीशीज ऑफ अर्थ बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये आया आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें देखिए कितनी स्पीशीज हैं। इसमें बहुत सारे स्पीशीज हैं, क्रैब्स आ गए, लॉबस्टर्स आ गए, मतलब बहुत सारे स्पीशीज हैं इसमें। आप देख सकते हैं आराम से कितने सारे स्पीशीज आ गए इसमें। ये देखिए, क्रस्टेशियंस इंक्लूड क्रैब्स, मैं अभी फोटो दिखा चुका हूं आपको, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, श्रिम्प, कोपेपॉड्स, डेकापॉड्स, एम्फीपॉड्स, क्रिल्स। ठीक है, क्रे फिश, क्रे फिश भी आती है इसमें, क्रे फिश। क्रे फिश को फॉल्स फिश भी बोला जाता है, और सिमिलरली जेली फिश को भी फॉल्स फिश ही बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है ब्रॉड एंड नैरो नीश। Broad niche means generalist, that is, it includes those species that can live in variety of conditions, example humans, cockroach, rat, etc. अब ब्रॉड और नैरो नीश का मतलब ये आ गया, ये वो कंडीशंस है या वो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया जा रहा है जो काफी वैरायटी ऑफ कंडीशंस में रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस देखते हैं, ह्यूमंस आपको ट्रॉपिक्स में भी मिल जाएंगे जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं और रेनफॉल डेली बेसिस पे होती है। आपको पोल्स पे भी मिल जाएंगे जहाँ पे माइनसेस में टेम्परेचर है, बीट नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। टेम्परेट में भी मिल जाएंगे, और काफी अलग अलग रीजन्स में भी मिल जाएंगे ह्यूमंस। अब जो कॉकरोचेस है ना, ये एक हिसाब से अर्थ पे मानी जाती कि ये एंशियंट स्पीशीज है, इन्होंने काफी टाइम गुजारा है अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रह के। फॉर एग्जांपल इन्होंने एशियन एंशियंट पीरियड्स भी देखे हुए हैं अर्थ की हिस्ट्री के। रैट इसी में आता है कि ये काफी अलग अलग कंडीशंस में, ब्रॉड कंडीशंस में रह सकता है। इनको जनरलिस्ट बोलते हैं। अब जनरलिस्ट क्या हुआ, जो असल में जनरलिस्ट होता है जिसको सब चीजों की नॉलेज है। जैसे एमबीबीएस की टर्म्स में जनरल फिजिशियन जिसको बोलते हैं, जनरल फिजिशियन वो होता है जिसको ओवरऑल बॉडी की अच्छी खासी नॉलेज है और वो किसी एक चीज में स्पेशलिटी नहीं रखता। इसी तरह ये हर एक, लगभग हर एक कंडीशन में रह लेते हैं, दो लिमिटेड। ठीक है, और ये नैरो नहीं है, ये कहीं पे भी मिल जाएंगे आपको। अब आता है आगे नैरो नीश या स्पेशलिस्ट। जैसे वो स्पीशीज विच लिव इन लिमिटेड सेट ऑफ कंडीशंस, एग्जांपल इसमें पांडा आ गई, कोरल्स आ गए, एटसेट्रा। पांडा ईट्स बैम्बू। जनरली कोअला को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब कोअला क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, फोटो लाया हूं मैं। ये है आपका कोअला, ये एक एनिमल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब है आगे इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड आ गया रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस विद इन विच अ स्पीशीज में ऑपरेट। ये वो रेंज है एनवायरमेंटल कंडीशंस की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अच्छे से रह सकता है और अपने फंक्शंस कैरी आउट कर सकता है। अब है आगे, जो ब्रॉड रेंज में रहता है उसके उसके पहले आप यूरी लगाते हो, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स समझते हैं आप? जैसे फॉर एग्जांपल किसी के दो नाम है, जैसे रजत सिंह है, जो रजत आ गया वो उसका प्रीफिक्स आ गया, सिंह आ गया उसका अगला नाम। ठीक है, प्रीफिक्स आता है जो पहले लगाते हैं, और सफिक्स आ गया सिंह, जैसे सिंह आ गया। ठीक है, अब प्रीफिक्स ऑफ ब्रॉड रेंज आ गया यूरी, जबकि प्रीफिक्स ऑफ नैरो रेंज आ गया स्टीनो। इसकी एग्जांपल है कोरल्स। कोरल्स के बारे में मैं शायद दूसरे या तीसरे लेक्चर में आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनकी काफ़ी डेथ हो रही है कोरल्स की। तो कोरल्स हैं तभी स्टीनोथर्मल, यानी ये लिमिटेड सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर रह सकते हैं बिकॉज दे लिव इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर कंडीशंस। ठीक है, अब ह्यूमंस आ गए यूरीथर्मल। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रॉपिक्स से लेके पोल्स पे भी रहते हैं और काफ़ी काफ़ी अलग अलग जगहों पे रहते हैं। अब आता है आगे एक्सट्रीमोफाइल्स, एक्सट्रीमोफिल्स। अब एक्सट्रीम आ गए
वो टेम्परेचर हम तो यूरी आ गए, यूरी थर्मल फॉर एग्जांपल ह्यूमन से, लेकिन ये वो ऑर्गेनिजम्स है, हमारी भी ह्यूमंस की भी एक रेंज है। अब ऐसा तो नहीं हम 1000 डिग्री सेल्सियस पे अलाइव रह सकते हैं, वो तो हम तो पिघल ही जाएंगे ना। एक्सट्रीमोफाइल्स आ गए, वो ऑर्गेनिज्म ज्यादातर ये बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर को सर्वाइव कर जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल 200 डिग्री सेल्सियस एटसेट्रा। extreme extremophiles species that may live in extreme conditions, that is extreme temperature of 200 डिग्री सेल्सियस। अब ये आपको वर्ड्स जो है ना, इनके दो पार्ट्स हैं। फाइल्स आपको पता होगा, फाइल्स जैसे होमोफोबिया और होमोफिलिक। होमोफिलिक आ गया जिसको पानी से प्यार है, फाइल एक हिसाब से प्यार रख लो आप कि अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ, ठीक है। जो टेम्परेचर की तरफ अट्रैक्ट हो, थर्मो यानी टेम्परेचर, फाइल मतलब अट्रैक्ट हो, उसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर। थर्मो फाइल्स मतलब हाई टेम्परेचर। हालो रख लो आप सॉल्ट के साथ, हैलोजेंस वगैरह सॉल्ट के साथ रख लो, हाई सॉल्ट फाइल्स आ गया अट्रैक्शन, तो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। इसी तरह एसिडोफाइल्स आ गया लो। पीएच स्केल आपको पता होगी, 0, ये 1 2 3 वगैरह, जितना ये ज़्यादा बढ़ेगा उतना अल्कलीन नेचर बढ़ता है या बेसिक नेचर बढ़ता है आपका। जितना कम पीएच स्केल होता है 1 2 3, यानी जितना कम होता है उतना एसिडिक होता है, वही एसिडोफाइल्स आ गया लो पीएच, अल्काली फाइल्स आ गया हाई पीएच। बैरोफाइल्स आ गया, बैरोमीटर आपको पता है, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम प्रेशर मेजर करते हैं, तो तभी बैरोफाइल्स यानी हाई प्रेशर आ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप इनकी डिकोडिंग मैंने बता दी आपको, ये आगे हमें पढ़ने में मदद करेंगे। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे और अगले लेक्चर में इकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है लर्नर्स, ओके लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।